कई स्थानों पर मैं खुद स्वयं को पत्रकार बोलने में मुझे शंका होती है। कभी-कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे पत्रकार को है जान से मारने की धमकी भी मिलती है। हाँ, तो ऐसी कोई आपकी जो हिंदी है ना उसका मैं कायल हूँ। सबसे पहले तो ये है, धन्यवाद। उसका मैं कायल हूँ। प्यार का नगमा है, जो बीत गया है वो। जी हाँ, एक अच्छा वक्ता वही होता है जो श्रोता को बाँध सके। अपने वक्तव्य से जो है श्रोताओं को बाँध सके। और आज हम उपस्थित हैं एक खास व्यक्ति के साथ। जी हाँ, जिनकी यात्रा जो है पत्रकारिता में लगभग 36 वर्ष 36 वर्ष की यात्रा और एक तिनसुकिया शहर नहीं बल्कि पूरे अपर असम यानी ऊपरी असम की बात करें तो उसमें एक जाना-पहचाना नाम। जी हाँ, हमारे साथ इस वक़्त मौजूद हैं श्री रोशन भारद्वाज जी। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पोडकास्ट में। धन्यवाद ज्योतिराज शर्मा जी। आपने आज आवाज़ इंडिया की ओर से जो ये प्रयास किया है और पूर्व में भी आपने समाज के ऐसे लोगों को जिन्होंने समाज के लिए कार्य किया है, जिनका अवदान समाज में कमोबेश रहा है, ऐसे लोगों को आप आपके मंच पर लाकर और उसे लोगों तक पहुँचाने का जो कार्य आपने किया है, निश्चित रूप से वो सराहनीय है, प्रशंसनीय है और बहुत कम आजकल ऐसा देखने को मिलता है। तो मैं भी अपनी ओर से आपका और आपकी टीम का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि पत्रकारिता की अगर हम बात करें तो आज आपने एक लंबा सफ़र जो है इस पे तय किया है। जी। ना जाने कितने और आए और गए, लेकिन आज भी वहीं के वहीं बने हुए हैं। आपकी जो छवि है ख़ासकर तिनसुकिया में, आप एक अच्छे पत्रकार ही नहीं बल्कि अच्छे वक्ता भी हैं। धन्यवाद। क्योंकि पिछली बार मैंने एक जो वैश्य महासम्मेलन जी, लेकिन वहाँ पे सभा तो विश्व महासम्मेलन की थी, जी। लेकिन वहाँ पे वाहवाही जो एक ब्राह्मण लूट ले गया, जी, यानी वो जी। आप लूट गए और उस सभा में मैं था मैं। जी, 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 तो जी। ये जो आप इतने अच्छे जो प्रखर वक्ता, मुखर वक्ता, जी, ये कहाँ से पाया आपने ये? जी, ये आपका मैं बड़प्पन समझूँगा कि आपने मुझे इस योग्य समझा। वास्तव में जब भी इस प्रकार के कोई कार्यक्रम होते हैं, जिस प्रकार आपने अभी कहा कि वैश्य समाज का जो कार्यक्रम था, मुझे भी वहाँ एक आमंत्रित पत्रकार के रूप में बुलाया गया था। मैं नहीं जानता था कि मुझे बोलने के लिए कहा जाएगा। लेकिन हठात मुझे अचानक से कहा गया कि आपको 2 शब्द बोलना है, मैं वहाँ चला गया। किंतु मैं भी किंग कर्तव्य विमूढ़ था कि मुझे क्या बोलना है? मैं पूर्व से कोई तैयारी में नहीं था। किंतु जब मैंने मंच पर देखा कि वैश्य समाज को राष्ट्र के साथ जोड़ने का जो कार्य वो संगठन कर रही है और ऐसे में न केवल उत्तर भारत के वैश्य समाज अपितु समस्त भारत और साथ-साथ में पूर्वोत्तर का जो वैश्य समाज है, बृहद वैश्य समाज चाहे वो आपके असम से आता हो या बंगाल से आता हो, बिहार से आता हो, यूपी से आता हो या हमारे नेपाल के जो नेपाली वैश्य समाज के लोग हैं, ऐसे सारे लोगों को एकत्र करके और एक बृहद जो है वैश्य समाज के गठन के लक्ष्य को लेकर वहाँ मंच से वो अपने विचार रख रहे थे। तो ऐसे में मुझे भी काफ़ी सहजता हुई और मैंने भी फिर वैश्य समाज के बारे में जो मैं जानता था, मैंने वहाँ रखने का प्रयास किया। हालाँकि वहाँ उपस्थित अधिकारियों ने ये कहा कि बहुत सी ऐसी जानकारियाँ उनको मिली, जो उनकी जानकारी में नहीं थी। तो ये मैंने वहाँ एक प्रयास किया था और आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे प्रयास को मतलब सराहा है। जी, अच्छा आपकी ये पत्रकारिता का जो लंबा सफ़र रहा उसकी शुरुआत कैसे हुई? बहुत सारे लोग आप हालाँकि प्रिंट मीडिया में हैं, जी, है ना? तो बहुत सारे लोग जो है आपको देखे ना हो, जी। आपके नाम से परिचित हो। जी, तो जी। आपकी ये जो यात्रा है वो शुरू कैसे हुई और कब हुई यात्रा? मैंने जब मैट्रिक की शिक्षा पूर्ण की, उसके बाद मेरे संपर्क स्वर्गीय राजू खेमका के साथ रहे हैं और राजू जी एक अच्छे पत्रकार थे, अच्छे समाज कर्मी भी थे। तो वो सदैव उनका और मेरा जो है मिलना प्रतिदिन होता था। तो उन्होंने कहा कि चूँकि तुम हिंदी में अच्छे हो, तो क्यों नहीं तुम समाचार जगत से जुड़ते हो? और ऐसे करके उन्होंने सर्वप्रथम
तब कलकत्ते से समाचार पत्र यहाँ आते थे और ऐसा ही एक समाचार पत्र था दैनिक सन्मार्ग। दैनिक सन्मार्ग, जी। जहाँ से आपने अपनी इस मैंने लेन अपनी की पहली पत्रकारिता की शुरुआत जी, मैंने वहीं से आरंभ किया और तब ऐसा होता था कि हम समाचार लिखते थे, लिख करके उसको कोरियर के माध्यम से, डाक के माध्यम से हम कलकत्ता भेजते थे और वो वहाँ जाने के बाद फिर वो न्यूज़ संपादन होता और लग करके चौथे दिन, तीसरे दिन जो है वो समाचार हमारे हाथों में आता था। उसके बाद का जो कालांतर है, उसमें जब पूर्वोत्तर में हिंदी समाचार जगत आरंभ हुआ, तो तब भी ऐसी सुविधाएं नहीं थी जो आज हैं। तब भी हमें समाचार लिखना पड़ता था और लिख करके कुरियर से जाता था। फोटो वगैरह हमें प्रिंट आउट निकलवा करके और कौन सी फोटो भेजने लायक है, वो फोटो हम भेजते थे। उसमें भी प्रक्रिया होती थी। 2 फोटो को एक साथ जोड़ना, सेलो टेप से हम पीछे साइड में सेलो टेप लगाकर चिपकाना और फोटो का जो कैप्शन होता था वो हम फोटो के बैक साइड में लिखते थे और इस प्रकार करके भेजते थे। उसके बाद आ गया फैक्स। तो हमने फिर जो है फैक्स के माध्यम से समाचार लिखा और फैक्स कर दिया, तो उससे थोड़ी सहजता हुई और आज आप देख रहे हैं कि समाचार भेजना चुटकियों का खेल है। आप अभी बात कर रहे हैं और जैसे ही आपका कार्यक्रम समाप्त होता है, अगले ही क्षण आप अपने समाचार को अपने संपादक तक पहुंचा देते हैं। तो तब और अब समाचार संप्रेषण का जो एक वातावरण था, वो पूरी तरह बदल चुका है। तो इसलिए हमने जब ये आरंभ किया था, तब कठिनाइयां बहुत ज्यादा थी और आज मनस्पत उस समय के बहुत सहजता से हम संवाद सेवा कर रहे हैं। अच्छा, आपने अपने जीवन में पत्रकारिता को लेकर जो उतार-चढ़ाव जो देखा आपने, जी। कितना बदला सा नज़र आता है आज के समय का जो हुँ। ये पत्रकारिता का जो दौर चल रहा है, क्या लगता है कितना बदलाव हुआ इसमें? आपने सही कहा, बदलाव तो काफ़ी आ गया है। एक वक़्त था जब कोई पत्रकार गुज़रता था तो लोग बहुत श्रद्धा की दृष्टि से उनको देखते थे। अगर मैं अंग्रेजी में कहूँ तो पत्रकारों को वॉच डॉग कहा जाता था। समाज की प्रत्येक बुराइयों को और अच्छाइयों को बहुत गहनता से और खोजी पत्रकारिता उस वक़्त बहुत ज़्यादा सक्रिय थी। उस स्तर की पत्रकारिता होती थी। किंतु दुर्भाग्य से आज जो पत्रकारिता का स्तर है, वो बहुत चिंताजनक है। आज पत्रकार को देखकर लोगों को लोगों के मन में जो श्रद्धा आनी चाहिए, उसका अभाव है। और हर कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति कैमरा लेकर के स्वयं भी पत्रकार घोषित करने को तत्पर बैठा है। तो ऐसे स्थिति में जो मूल रूप से जो इस धारा में चल रहे हैं, जिन्होंने पत्रकारिता को अपना जीवन बना लिया है और ऐसे संवाद सेवी को आज इस माहौल में पत्रकारिता करने में बहुत कष्ट हो रहा है। कई स्थानों पर मैं खुद स्वयं को पत्रकार बोलने में मुझे शंका होती है, शंका, कुंठा बोध होती है, क्योंकि इतना ही इसका स्तर गिरता जा रहा है कि आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि नई पीढ़ी के लोग पत्रकारिता को अपना कार्यक्षेत्र के रूप में चुनेंगे। तो ये निश्चित रूप से बहुत चिंता का विषय है। कारण क्या लगता है आपको कि पत्रकारिता का जो स्तर है दिन-प्रतिदिन वो जो है नीचे चला जा रहा है? देखिए, पत्रकारिता में क्या है, कई तरह की बात है। प्रथम बात तो ये है कि पत्रकार कहीं भी जाता है, वो भीड़ से अलग नज़र आता है और वो एक जज की भूमिका में निष्पक्ष होकर समाचार संग्रह करता है और समाज को वही दिखाने का प्रयास करता है, वही प्रस्तुत करने का प्रयास करता है जो हकीकत है। किंतु दुर्भाग्य से अब
पीत पत्रकारिता का जो स्तर है, येलो जर्नलिज्म जिसे हम कहते हैं, वो सर चढ़कर बोल रहा है। समाचार गोष्ठियां, कुछ एक समाचार गोष्ठियां अब समाचार बेचती हैं। कुछ ऐसे पत्रकार भी हैं, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, कुछ ऐसे हैं जो वो खबरें प्रकाशित करते हैं जो किसी गोष्ठी की ओर से विशेष रूप से उनको बताया जाता है कि आप ऐसा दिखाइए। ऐसे पत्रकार जो कुछ नेताओं के, बाबुओं के, अफसरों के जेब में रहते हैं। तो ये जो स्तर है, ये बहुत चिंता का विषय है। इसमें जो सच्ची और निष्ठा की पत्रकारिता है, सच्ची और अच्छी पत्रकारिता है, वो कहीं ना कहीं दम तोड़ती नजर आती है। किंतु फिर भी मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज भी अपने समाज में अच्छे पत्रकार और सच्चे पत्रकारों का अभाव नहीं है। पत्रकारिता के क्षेत्र में आज भी आप अगर नजर पसार कर देखें तो पत्रकारों के निष्ठा के चलते जो गलत कार्य करने वाले लोग हैं, आज भी भयभीत हैं। आज भी उनको ऐसे पत्रकारों से, जो निष्ठावान पत्रकार है, उनसे भय लगता है। ऐसी हुई घटना जब आपको लगे कि काफी पत्रकारिता घटनाएं को हैं। लेकर जो है आपसे कुछ अ, कभी-कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे पत्रकार को है जान से मारने की धमकी भी मिलती है। हाँ, तो ऐसी कोई घटना आपके साथ काफी हुई 36 हैं। वर्ष के इस अभी लंबे हाल सफर ही में? में 1 वर्ष पूर्व एक घटना मेरे साथ ही घटित हुई थी, विजयादशमी के दिन। अब मैं उसके डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, किंतु आपको बताना चाहूंगा कि मेरे पर हमला भी हुआ था, लहूलुहान कर दिया गया था। मैं हॉस्पिटल में भी काफी दिन तक इलाज करवाया और हालांकि पुलिस की तत्परता और प्रशासन की तत्परता से वो अपराधी तुरंत पकड़ा गया और लंबे समय तक वो जेल में भी रहा। तो ऐसा नहीं है, पत्रकारों को बहुत अभी जो सूचना मिली है कि पिछले 1 वर्ष में 1000 कुछ पत्रकारों पर हमले हुए हैं। हुए। ये आंकड़ा अभी भी तुरंत आया है। तो ये भी चिंता का विषय है, पत्रकार सुरक्षित नहीं है और पत्रकारों की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है, वो सरकार की जिम्मेदारी है। पत्रकारों को सुरक्षा देना और संवाद सेवा निर्बाध रूप से समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे, इसकी पूरी जिम्मेदारी और इसकी व्यवस्था करना सरकार का काम है। दुर्भाग्य से अभी तक सरकार कर पाने में सफल नहीं है, किंतु मुझे विश्वास है आने वाला समय इस बात को महसूस करेगा और सरकारें भी जो आएंगी या जो हैं, वो निश्चित रूप से ये प्रयास करेंगे कि पत्रकारों की सुरक्षा की गारंटी देनी चाहिए। पढ़े लिखे लोगों की पत्रकारिता में कितनी आवश्यकता है आज के समय में हम बात करें तो? निश्चित रूप से देखिए, मैं आपको एक बात यहाँ कहना चाहूंगा कि कुछ लोग डिग्रियां लेकर पत्रकारिता के क्षेत्र में आते हैं, जो एक शुभ सूचना है, एक अच्छी सूचना है। पढ़ा लिखा व्यक्ति जब संवाद सेवा करता है तो उसे ये पता है कि हमारे आसपास के वातावरण में क्या चल रहा है और हमें किस स्तर पर पत्रकारिता को लेकर जाना है, हमारी पत्रकारिता से समाज कितना प्रभावित होगा और सबसे बड़ी चीज है कि सकारात्मक पत्रकारिता, पॉजिटिव जर्नलिज्म, इसकी बहुत आवश्यकता है। ये एक पक्ष है। वहीं दूसरी ओर ऐसे पत्रकार भी हैं जिनका जीवन 40 साल का, 35 साल का, 50 साल का पत्रकारिता में रहा है। हालांकि वो उतनी डिग्रियां उनके पास नहीं है, किंतु अगर किसी पत्रकार के पास 40 साल का अनुभव है तो निश्चित रूप से अनुभव और शिक्षा, ये दोनों में एक बहुत महत्वपूर्ण जो है, एक मैं समझता हूं कि एक बीच में खालीपन है जो भरते भरते ही भरेगा। जब हमारे नए पत्रकार, जो पढ़े लिखे लोग डिग्रियां लेकर आ रहे हैं, उनकी शिक्षा और धीरे धीरे बढ़कर के उनका अनुभव
और जो अपनी पुरानी पीढ़ी के पत्रकार हैं उनका अनुभव, इन दोनों का सामंजस्य जब बनेगा तो निश्चित रूप से संवाद जगत और निखर के आएगा। इसलिए मेरा मानना है कि जो पढ़े लिखे लोग पत्रकार बन रहे हैं या जिन्होंने इस क्षेत्र को चुना है, ये समाज के लिए बहुत सौभाग्यशाली बात है और एक अच्छा संवाद और एक अच्छा संवाददाता समाज को चाहिए जिसकी वो पूर्ति करेंगे। साथ-साथ में उनको अपने जो वरिष्ठ पत्रकार लोग हैं, उनका भी अनुभव का उन्हें सम्मान करना होगा और तब जाकर के संवाद सेवा आप अच्छे रूप से कर पाएँगे। अच्छा जैसे कि जब भी मैं आपको सुनता हूँ या देखता हूँ, आपसे जब मिलता हूँ, तो एक बात मेरे ज़हन में ये आता है कि आप इतने अच्छे वक्ता होने के बावजूद जो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जो, जी। तो उस पे आप कभी गए या नहीं? या आप नहीं, मेरे पास कई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के चैनलों का प्रस्ताव आया, जो राष्ट्रीय स्तर के हैं। हाल ही में लगभग 10 दिनों पूर्व एक प्रस्ताव मेरे पास और आया है, जो दिल्ली के सैटेलाइट चैनल से प्रसारित होता है। मैंने उनको कहा भी है कि मैं जनवरी के बाद आपको बताऊँगा। असल में क्या है कि मैंने कभी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में ऐसा रुचि मैंने नहीं ली। हालाँकि अभी जो समाचार संप्रेषण के जो तरीके इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में देख रहा हूँ, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, किंतु हिंदी समाचारों में व्याकरण की जो भूल आ रही है, ये एक बहुत चिंता का विषय है। श्रोताओं तक शुद्ध शैली में, अच्छे व्याकरण में और अच्छी भाषा में, सहज और सरल भाषा में अगर आप अपना संवाद प्रेषण करेंगे तो लोग देखने को लालायित होंगे। किंतु जो अभी मैंने देखा कुछ एक चैनलों में, विशेषकर हिंदी का, तो भाषा का जो स्तर है वो बड़ा चिंतनीय है। और समाचार संप्रेषण भी जो है वो स्वयं के मुख से संवाद पढ़ना या बोलना लगभग 10% ही होता है। 90% वो केवल उस दृश्य को ही दिखाना आरंभ कर चुके हैं। तो कहीं न कहीं ये भी संवाद के साथ, संदेश के साथ मैं समझ रहा हूँ कि ये नाइंसाफ़ी है। हकीकत में श्रोताओं तक, दर्शकों तक संवाद का हर अंग व्यवस्थित तरीके से और बड़े सहज और सरल तरीके से जब तक नहीं पहुँचेगा, आपकी संवाद सेवा अधूरी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में बहुत से संगठन हैं जो संवाद माध्यमों के लिए कार्यशालाएँ लगाते हैं। तिनसुकिया में भी कोई कार्यशाला लगे ऐसा मेरा विश्वास है, लगेगी। और तब जाकर के यहाँ जो हमारे संवाद सेवी जो हिंदी के लिए कर रहे हैं, मैं सबको नहीं कह रहा, बहुत अच्छे-अच्छे हमारे हिंदी सेवी पत्रकार यहाँ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छी उनकी हिंदी की शैली है। मैं उनको मतलब आज इस आपके माध्यम से उनका अभिनंदन करता हूँ। किंतु जो नए हमारे जो पीढ़ी के जो पत्रकार आए जो हैं, युवा पत्रकार हैं? जो युवा पत्रकार हैं, उनको किंतु अपने समाचार संप्रेषण के लिए कहीं न कहीं थोड़ी बहुत इसकी जानकारी और इसकी अभिज्ञता प्राप्त करने की आवश्यकता है। अच्छा ऐसा कभी हुआ है कि व्यक्तिगत प्रश्न मैं इसको बोल सकता हूँ कि इस क्षेत्र में किसी से दुश्मनी होना, आप पत्रकार से ही पत्रकार के बीच में हाँ, एक हुई होता है है। ना कि आपसे दुश्मनी या निश्चित रूप से, इसको निश्चित हम रूप जलन कहें, से। जी, तो जी। वैसा कोई हुआ कि 36 वर्ष के आपके इस लंबे सफ़र में? कई बार इन चीज़ों का मुझे सामना करना पड़ा है। जब आप एक संवाद प्रेषण करते हैं, तो वो संवाद अगर 10 लोगों के पक्ष में होता है, तो ऐसे ही कुछ लोगों के विपक्ष में भी होता है। हालाँकि आपको उसके लाभ और नुकसान से कोई लेना-देना नहीं होता। आपके लिए वो एक केवल समाचार है। आप समाचार कर रहे हैं, जिसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो समाचार अपने विरुद्ध देखकर आपसे नाराज़ हो जाते हैं। किंतु जो जिनके पक्ष में समाचार होता है, वो आपको धन्यवाद देने नहीं आते। किंतु जो आपके विपक्ष में जिसके विपक्ष में आपने समाचार दिखाया है, वो हमेशा के लिए आपसे एक गाँठ बाँध लेते हैं।
और कई बार ऐसा होता है हमारे विशेष करके जो समाचार जो प्रिंट मीडिया है हमारा, मुद्रण जो संवाद जगत है, उसमें अगर एक समाचार पत्र में एक स्थान में 2-3 पत्रकार हैं, अगर किसी एक ने नकारात्मक न्यूज़ भेज दी, कभी-कभी होता है ऐसा, हम पॉजिटिव लिखते हैं तो कभी-कभी कुछ ऐसी घटनाएँ होती हैं कि नकारात्मक बातें भी आ जाती हैं, ना चाह करके। तो वो जब समाचार छपकर आता है, तो जिसके बाबत वो समाचार छपा है या जिनके लिए छपा है, वो ये जजमेंट नहीं करते कि ये समाचार किसने लिखा होगा। वो ये अनुभव करता कि ये व्यक्ति शायद हमारे खिलाफ है और वो वहां से आपको हमेशा के लिए अपना शत्रु मान लेता है। तो इस प्रकार से निश्चित रूप से एक पत्रकार के जीवन में न चाहकर भी बहुसंख्यक दुश्मन भी बनते हैं, तो बहुत से लोग आपका सम्मान भी करते हैं। तो अगर एक पत्रकार इस प्रकार के जजमेंट में जाएगा तो उसकी पत्रकारिता संभव है कि वो सफलता से नहीं कर पाएगा। पत्रकारिता मेरे विचारों से तभी सफल होगी जब आप निष्पक्ष रूप से करेंगे और बिना किसी भय और पक्षपात के करेंगे। तभी आपकी पत्रकारिता जो है वो सफल होगी। हालाँकि मुझे भी कई बार इन चीज़ों का सामना करना पड़ा है। ऐसा कुछ कभी लोग हुआ है कि किसी सरकार की तरफ से या हुआ हमारे जो है, क्षेत्रीय विधायक या सांसद जो भी नहीं हो, हुआ है। एक बार एक एक सरकारी कार्यक्रम में राज्य के एक बहुत आला मंत्री, मैं या कहूँ तो प्रमुख, मैं नाम नहीं लूँगा, मैंने उनसे टैक्स के बारे में एक सवाल किया मैंने कि बजट में आपने अमुक-अमुक चीज़ों पर आपने टैक्स रिबेट किया है, वहीं दूसरी ओर इन-इन चीज़ों पर आपने टैक्स घटाया है। उस विषय को लेकर जब मैंने एक पार्टिकुलर विशेषतः एक सामान के लिए मैंने जब उनसे प्रश्न किया, तो उन्होंने हालाँकि संतुष्टिप्रद कोई जवाब नहीं दिया, किंतु अगले ही 5 मिनट के बाद उसी संवाददाता सम्मेलन में मेरे संपादक का फ़ोन आ गया, आपने क्या सवाल किया? आप वहाँ से उठिए, आपको ये सवाल नहीं करने हैं। तो इस प्रकार की घटनाएँ होती हैं। तो इस प्रकार की घटना अगर हो तो एक पत्रकार जो है निष्पक्ष तरीके से फिर कैसे वो नहीं, मैंने अपने उस घटना के लिए आपको बताऊँ, मैंने अपने संपादक को कह दिया कि चूँकि मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन थी और मैं डिटेल आपको इस माध्यम से नहीं बता सकता, तब हमारे संपादक ने भी इस बात को मंजूर किया कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल अक्षरशः सत्य है, किंतु कई स्थानों पर ये चीज़ें हम ना बोले तो ठीक रहता है। तो कहीं न कहीं इस प्रकार की घटनाएँ जीवन में आती हैं, किंतु बावजूद उसके सच्चाई को हम न छिपाए हैं और न कभी छिपाएँगे। जब कभी ऐसा अवसर आता है, हम पूरा प्रयास करते हैं कि समाज तक, पाठक तक, दर्शकों तक एक सच्ची और अच्छी संप्रेषण संवाद हम पहुँचा सकें। अच्छा ऐसा ये भी होता है कि सरकार जिसकी रहे तो पत्रकार ये कोशिश करते हैं कि उसके विरुद्ध कोई नकारात्मक जो समाचार है वो हम प्रकाशित ना करें। ये समाज के लिए कितना नहीं, नुकसानदेह ये है ये? नुकसानदेह है क्योंकि देखिए, सत्ता के पक्ष में संवाद लिखना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप वही लिखेंगे जो सत्ता पक्ष को भाएगा। किंतु पूर्व की पत्रकारिता में जो पत्रकार होते थे, मैंने स्वयं देखा है, कई बार तो ऐसे-ऐसे पत्रकारों को मैंने देखा है जो भोजन-पानी की ठिकाना उनका नहीं होता था। किंतु समाचारों के लिए वो खाना-पीना भी भूल जाते थे और उनके मन में ये नहीं होता था कि ये सरकार के पक्ष में है या विरुद्ध है। वो बिना किसी लाग लपेट के और बिना किसी भय और पक्षपात के अपना संवाद प्रेषित करते थे, छपता भी था और मजे की बात ये होती थी कि जब सरकार के विरुद्ध में समाचार होता था, तो एक न एक दिन वही सत्ता पक्ष का जो अधिकारी है, जो मंत्री है या नेता है, वो उसे किसी समाज के कार्यक्रम में बुलाकर उसी पत्रकार को अभिनंदन भी करता था कि नहीं आप सच्ची पत्रकारिता करते हैं। हालाँकि उस बात का अभी बहुत अभाव है। आज सत्ता के पक्ष में समाचार करने वाले बहुत हैं और जो व्यक्ति विपक्ष की पत्रकारिता करता है, उनको उतना सम्मान नहीं दिया जाता और उनको परेशान भी किया जाता है। मैं इससे बिल्कुल एकमत हूँ और
जो पत्रकार सत्ता के विरुद्ध जाकर सच्चाई को उजागर करने का काम करते हैं, मेरी नज़र में वो निष्ठावान पत्रकार हैं और ऐसे पत्रकारों का अभिनंदन करना चाहिए और होना भी चाहिए। क्या आज के दौर में पत्रकारिता जो है वो चौथा स्तंभ देश का? जी, बिल्कुल, चौथा स्तंभ तो है। तो उसपे वो क्या कहें हम उस तरीके से कार्य कर रही है क्या? चौथे स्तंभ जो हमने माना है उसको। देखिए, पत्रकार और संवाद जगत ये परिणामों को बदली कर सकता है, ये तो मानना पड़ेगा। और जहाँ तक आपका जो प्रश्न है, उसके बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि जो चौथा स्तंभ है, वो कहीं न कहीं अब उसका जो स्तर है, वो राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत गिरा है। और इसके पीछे मेरा मानना है कि कई कारण हैं। सत्ता पक्ष की हाँ में हाँ मिलाना, आर्थिक लाभालाभ के प्रति भी आकृष्ट होना, सामाजिक बुराइयों को सामने लाने के लिए कहीं न कहीं मन चुराना, जी चुराना। अब इसके पीछे उनका क्या स्वार्थ है हम नहीं कह सकते। किंतु ऐसे लोगों की संख्या का कोई अभाव नहीं है। तो निश्चित रूप से जिसको मैं चौथा स्तंभ या हम जो चौथा स्तंभ कहते हैं, कहीं न कहीं उसकी जो महिमा है, वो अब वो साख जो है, वो कम होती जा रही है। हालाँकि चौथा स्तंभ आज भी सम्माननीय है, पूजनीय है। आज भी समाज में संवाद जगत का पूरा सम्मान है। किंतु कुछ ऐसे पीत पत्रकार या पीत पत्रकारिता जो हो रही है, इससे चौथा स्तंभ कहीं न कहीं प्रभावित हुआ है और आने वाले दिनों में ये कहाँ तक जाएगा मैं कह नहीं सकता। ये बहुत चिंता का विषय है। क्या संदेश देंगे जो भी युवा पत्रकार जो इस कार्य में लगे हुए हैं या जो आने वाले हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगी आप? देखिए, पत्रकारिता एक ऐसा क्षेत्र है, जहाँ आपको बुराइयाँ लेने के लिए हर समय तैयार रहना होगा। आपको सम्मान बहुत कम मिलेगा, बुराइयाँ काफ़ी मिलेगी। अगर आप किसी स्वार्थ के और किसी के हित में, किसी के पक्ष में संवाद करते हैं, तो फिर आपकी बल्ले-बल्ले है, आपकी चाँदी है। किंतु निष्ठावान पत्रकारिता अगर आप करते हैं, सच्चाई दिखाने का प्रयास करते हैं, तो कहीं न कहीं आपको 2 हाथ करने पड़ेंगे। तो अगर आपको अपना घर फूँक कर तमाशा देखना है, तो आप पत्रकारिता कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी दूसरे इरादे से आए हैं, धन कमाने के इरादे से आए हैं, तो निश्चित रूप से धन तो आप कमा सकते हैं, किंतु कहीं न कहीं आप इस संचार जगत से, संवाद जगत से आप बेईमानी करेंगे। मैं नई पीढ़ी को कहूँगा कि आप संवाद जगत में आइए, आपका स्वागत है। किंतु एक निष्ठावान पत्रकार के रूप में आप आगे आइए। समाज की बुराइयों को आप दिखाने का प्रयास कीजिए और जो लोग या समाचार गोष्ठी, अफसर बाबू या नेताओं की गोष्ठी अगर आपको प्रलोभन देती हैं, आप उनके प्रलोभन में मत आइए और एक सच्ची और अच्छी पत्रकारिता आप करिए। निश्चित रूप से आपका वो लोग भी और समाज भी आपका अभिनंदन करेंगे। इसमें थोड़ा दौर कष्टों का आएगा। ये बहुत कठिन डगर है। इस पर चलना इतना आसान नहीं है। वही मैंने कहा कि अगर आप लोभ से आए हैं, तो बात छोड़ दीजिए। लेकिन अगर सचमुच आप समाज को एक सच्ची और अच्छी पत्रकारिता देने आए हैं, तो आपकी डगर कठिन रहेगी। आप आइए और सच्ची और अच्छी पत्रकारिता करिए। ये मैं हमारे युवा पीढ़ी को मैं संदेश देना चाहूँगा। बहुत सारे आपने लेख कहें या पुस्तक कहें,
जी, तो आप बीच-बीच में जो है वो लिखते भी रहते हैं। जी। तो आपने अब तक कितने पुस्तक आप लिख चुके हैं या आपका जो लेख है मैंने या अभी तक 13 पुस्तकों का संपादन किया है। संपादन किया है? इसमें सामाजिक पुस्तकें भी हैं, सोवेनियर भी हैं, कुछ आपके स्मृति ग्रंथ हैं। इस प्रकार से मैंने अभी तक 13 के लगभग पुस्तकों का संपादन किया, जहाँ मैं संपादक भी हूँ, कार्यकारी संपादक के रूप में भी रहा हूँ, सहयोगी संपादक के रूप में भी रहा हूँ। और लगभग अभी तक मैंने कई मतलब पुस्तकों में, मैगज़ीनों में मेरा लेख, आर्टिकल वगैरह मेरे छपते रहते हैं। ये अभी तक का मेरा सफ़र रहा है। अच्छा ऐसा कहा जाता है कि अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो जी। यहाँ की जो हिंदी है, जी, वो बाकी राज्यों से बिल्कुल अलग है। लेकिन आपकी जो हिंदी है ना उसका मैं कायल हूँ। सबसे पहले तो ये है, उसका धन्यवाद, मैं कायल हूँ धन्यवाद, क्योंकि धन्यवाद। जिन शब्दों का आप प्रयोग करते हैं, जी, वो शब्द कोई भारी भरकम शब्द नहीं, लेकिन वो नॉर्मली जो शब्द हैं, उससे बिल्कुल हट के हैं। तो ये विद्या आपने कहाँ से पाई? देखिए क्योंकि मेरी खासकर हिंदी के जो भी दर्शक हैं जी, या इस क्षेत्र समाचार के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, जी। ये उनके लिए आप एक प्रेरणा के स्रोत हैं। धन्यवाद आपने इस योग्य समझा। असल में मेरी शिक्षा-दीक्षा जो है वो हिंदी माध्यम के स्कूलों में ही हुई और हम जब पढ़ते थे तब अंग्रेजी के जो है माध्यम इतने आरंभ नहीं हुए थे और जिन विद्यालयों में हिंदी चलती थी वहाँ बहुत कम स्तर पर अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती थी। हालाँकि अंग्रेजी माध्यमों के विद्यालयों का प्रचलन बहुत बाद में आरंभ हुआ और अब तो लोग एक भेड़-चाल हो गई है कि अंग्रेजी आप ना पढ़ते हैं तो आपके जीवन में आप वो नहीं कर पाएँगे जिसकी कल्पना आपने और आपके परिवार वालों ने की है। तो ऐसे में मेरी जो शिक्षा-दीक्षा है, वो हिंदी माध्यम में मेरे जो शिक्षा है वो आरंभ हुई थी श्री कन्या पाठशाला से। मैंने चौथी तक की पढ़ाई यहाँ की और उसके आगे की पढ़ाई मैंने हिंदी इंग्लिश हाई स्कूल से की। और मेरा ये सौभाग्य रहा है कि दोनों ही स्थान पर मुझे हिंदी के बहुत अच्छे-अच्छे शिक्षक मिले। सौभाग्य से मैं भी वहीं का छात्र हूँ। बहुत हम दोनों एक ही गुरुकुल के छात्र हो गए, एक ही विद्यालय के छात्र हो गए। तो हमें बहुत अच्छे-अच्छे शिक्षक वहाँ मिले, बहुत आदरणीय गुरु मिले हमें और हिंदी की जो पढ़ाई थी, वो एक ऐसे वातावरण में मिली जहाँ शिक्षक भी मैं बहुत गर्व से कहता हूँ कि मेरे शिक्षक धोती पहनकर आते थे। हालाँकि आज विद्यालयों में धोती आपको नज़र नहीं आएगी। हम स्लेट पर लिखते थे, आज स्लेट आपको नज़र नहीं आएगी। हमने खुद काठ की तख्तियों पर और मुल्तानी मिट्टी लगाकर और साँठी कलम जो है लकड़ी की बनाकर और स्याही डुबा शिक्षा का ये करके पश्चिमीकरण हो चुका है जी, भारत अब में। जो है ये जो मैकाले की शिक्षा है, मैकाले की जो शिक्षा वो पद्धति बहुत प्रभावित कर चुकी है अपने समाज को और कहीं न कहीं हिंदी भी इससे बहुत प्रभावित हुई है। देखिए, हिंदी का जो स्तर है अपने समाज में वो यही इतना हो गया है कि अगर आप किसी गाड़ी पर हिंदी में नंबर प्लेट लगाते हैं, तो आपका फाइन कट जाता है। आज न्यायालयों में आपकी हिंदी में आप बहस नहीं कर नहीं कर सकते। सकते। हिंदी में आप न्याय माँगने जाएँगे, आपको नहीं मिलेगा, जबकि आप हिंदी को राष्ट्रभाषा कहते हैं। और पता नहीं कितनी-सी बातें हैं, जो मैं आपको यहाँ बताऊँगा, तो उसकी संख्या बहुत कम पड़ जाएगी। तो ऐसे में हिंदी फिर भी जीवित है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बड़ी बात है ये। मतलब ये कहें कि भगवान का वरदान समझिए इसको। अन्यथा हिंदी का जो मतलब अनुपात है शिक्षा क्षेत्र में, बहुत गिरा है और ये बहुत चिंता का विषय है। और आप गाते भी अच्छा है, हालाँकि समय भी चलिए हो चला है। जी, जी। आप गाते भी नहीं, अच्छे हैं मैं क्योंकि मैंने कभी-कभी कुछ दिन गुनगुना पहले ही आपको सुना, हाँ। गाते हुए स्टेज पे, है ना? जी, जी। तो थोड़ा-सा आप गुनगुना जाइए हमारे लिए कम से कम। अब मैं ऐसा गाने का तो मेरा अभ्यास नहीं है, किंतु फिर भी आपने कहा है तो 2 लाइन बताता हूँ मैं आपको। एक पसंदीदा गीत है। एक दिन मैंने गुनगुनाया था, वो क्या उसके बोल थे? जो बीत गया दौर वो कल ना आएगा, ये था क्या? हाँ, उसका मुखड़ा जो है मुझे याद नहीं आ रहा। घर फूँक दिया हमने वैसा ही हाँ, कुछ था। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, ज़िंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी
कहानी है, एक प्यार का नगमा है। जो बीत गया है वो अब दौर न आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और न आएगा। घर फूंक Connected. दिया हमने, अब राख उठानी है। Disconnected. जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। जी, बहुत सुंदर। बस आपने कहा, मैंने गुनगुना ज़रूर, दिया। तो जी हाँ, एक 36 वर्षों का एक लंबा सफ़र। जी हाँ, 36 वर्ष पत्रकारिता में, वो भी तिनसुकिया जैसे शहर में, वो भी हिंदी में। वो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। एक 36 वर्ष का सफ़र, और न जाने कितने दौर आए और चले गए। और उनके बीच हमारे गुरुजी जो है भारद्वाज जी, न जाने कितनी ऊँचाइयों को उन्होंने छुआ। और हम ईश्वर से ही प्रार्थना करेंगे कि आने वाले समय में और कामयाबी जो है इनके कदम चूमे। और ख़ासकर हिंदी के जो भी पत्रकार हैं, मैं तो यही चाहूँगा, अगर प्रतिदिन 1 घंटा इनके साथ अगर अरे बैठे, रे। तो बहुत कुछ अपने जीवन, अपने लिए वो, ना कि गुरुजी के लिए, बहुत कुछ सीख पाएँगे। तो बने रहिए आवाज़ इंडिया की के साथ। धन्यवाद।